नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 201 प्रश्न, टॉप 201 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बायोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ है जो कि परीक्षाओं में बार बार अभी पूछा जा रहा है, तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। साथियों, आज का ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, बीपीएससी, यूपीएसएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, पटवारी, एसएससी, आरआरबी, इसके अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आर्मी, नेवी, सीटेट, ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बिल्कुल नए नए प्रश्न हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सभी साथी क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। साथियों, आज की क्लास में सारा ही क्वेश्चन मैंने वन लाइनर लिया है, क्योंकि आप कम समय में पढ़ सको और क्विक रिवीजन जल्दी से जल्दी आपका क्लास खत्म हो, क्योंकि 201 क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट करने हैं। तो मैंने सारा क्वेश्चन वन लाइनर लिया है, आपको याद करने में आसानी होगा, पढ़ने में आसानी होगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होता है, इसमें शर्करा की कितनी इकाई होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड में शर्करा की केवल एक इकाई होता है, तो राइट आंसर आएगा एक। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राइबोसोम, राइबुलोस, मेनोस, एरिबोनस, फैक्टोज, ग्लूकोज, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी जो हैं साथियों, याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड के उदाहरण होते हैं। एक क्वेश्चन है अंकुरित अनाज में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, अंकुरित अनाज में माल्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। अगला, इंसुलिन प्राप्त होता है किस पौधे से? तो देखिए, इंसुलिन जो होता है ये डहलिया पौधा जो होता है, डहलिया पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। याद रखिए, इंसुलिन का प्रयोग जो किस लिए करते हैं? तो साथियों, आप सभी ने पढ़ा होगा कि मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, यानी शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। अगला है पौधों में संचित भोजन होता है कैसा? तो देखिए, पौधों में जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन संचित होता है, तो स्टार्च करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है स्टार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार्च को और किस रूप में जाना जाता है? तो मंड के रूप में। अगला, गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, गन्ने में जो शर्करा पाई जाती है उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। अगला, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, या सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन ई को। याद रखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरल। अगला है कैल्सीफेरॉल, होगा यहाँ फेरॉन नहीं, कैल्सीफेरॉल नाम किस विटामिन को जाना जाता है, या कैल्सीफेरॉल नाम से किस विटामिन को जाना जाता है? तो राइट आंसर आएगा विटामिन डी को। अगला है कोलेस्ट्रॉल सहायक होता है किस में? तो याद रखिएगा साथियों, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, देखिए, हार्मोन के निर्माण में और विटामिन डी के निर्माण में ये सहायक होता है। अगला है अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखिए, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन? याद रखिएगा, एल्बुमिन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, मनुष्य की त्वचा, बाल, नाखून, पक्षियों के पंख, जानवरों के नाखून, सिंह के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अल्फा कैरोटीन। अगला है 14 वर्ष तक की कम आयु के बच्चों के भोजन में मुख्य दो घटक होना चाहिए, क्या क्या? तो एक तो प्रोटीन होना चाहिए और एक विटामिन होना चाहिए, ठीक है, तो राइट आंसर आएगा प्रोटीन और विटामिन। अगला है कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो साथियों, याद रखिएगा, कार्यशील महिलाओं को प्रतिदिन जो है 40 से 45 ग्राम प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगला है कौन सा प्रोटीन मनुष्य के जीवन काल में, या माफ करना, मनुष्य के जीवन में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए, कौन सा वो प्रोटीन है जो मनुष्य के जीवन में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? याद रखिएगा, कैरोटीन। अगला है 100 ग्राम कच्ची मूंगफली के दानों में कितने लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है? यानी अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली के दाने खाओगे तो उससे कितने लीटर दूध के बराबर आपको प्रोटीन मिलेगा? तो याद रखिएगा, 1 लीटर दूध के बराबर। अगला है फर्टिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? तो देखिए, फर्टिलिटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, बर्जिलियस ने। नेक्स्ट है, लगभग कितने अमीनो एसिड
एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो याद रखिएगा लगभग 20 एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला है दांत गर्तदंती होते हैं, इनका कितना हिस्सा अंदर होता है? तो याद रखिएगा 1/3। ठीक है, दांत देखते हो ना मसूड़ों से धसे होते हैं, फंसे होते हैं अंदर। तो ये वही पूछा है कि कितना हिस्सा अंदर होता है, तो 1/3 है ना, 1/3 भाग याद रखना, 1/3। अगला है मनुष्य के कितने दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं? तो याद रखिए 20 दांत। देखिए दूध का जो दांत होता है उसकी संख्या होता है 20, और यही 20 दांत पूरे जीवन काल में, मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। अगला है जीभ के मध्य किनारे किस स्वाद का पता लगाने में सहायक होता है? तो जीभ का जो मध्य किनारा वाला भाग होता है, वहाँ से हमें जब हम भोजन खाते हैं तो कौन से स्वाद का पता लगता है? तो खट्टे स्वाद का, याद रखना। ठीक है, लार में पाया जाता है क्या? तो देखिए लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा एंजाइम क्या होते हैं? तो जैव उत्प्रेरक होते हैं। अगला जटिल भोज्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा साथियों जटिल भोज्य पदार्थ जो होता है किसकी सहायता से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होता है? तो एंजाइम की सहायता से। ग्लूकोज में कार्बन अणु कितने होते हैं? तो देखिए ग्लूकोज में कार्बन अणु की संख्या होता है 6, याद रखना। शुक्राणु को अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? तो याद रखिएगा शुक्राणु जो होता है स्पर्म, इसको अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखा जाता है, तो अधिवृषण करेक्ट आएगा। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा मज्जा यानी मैरो। अगला है वसा का पायसीकरण या फिर वसा को पायसीकृत वसा में कौन परिवर्तन करता है? तो याद रखिएगा पित्तरस। अगला है मृत आरबीसी। देखिए मृत आरबीसी को कौन नष्ट करता है? तो राइट आंसर आएगा प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला है हिपेटिक कोशिका पाई जाती है किसमें? तो याद रखिएगा हिपेटिक कोशिका ये यकृत यानी लीवर में पाई जाती है। पित्तरस ये किस प्रकृति का होता है? तो साथियों पित्तरस ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिएगा। जठर का जो रस होता है ये किस प्रकृति का होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो देखिए प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन बदलता है, याद रखना। अगला वसा को वसीय अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? तो याद रखिए जठर लाइपेज। देखिए वसा को वसीय अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? तो जठर लाइपेज। अगला है आमाशय में या आमाशय के म्यूकोसा में क्या पाया जाता है? तो याद रखिए आमाशय के म्यूकोसा में जठर ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, अगला है लवण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए लवण का मुख्य कार्य होता है लार के पीएच को संतुलित करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है? तो भाई टाइलिन एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है। अगला है लार, आंसू, पसीना, नाक में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो याद रखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, चलिए अगला है भोजन को चिकना कौन करता है? तो देखिए भोजन को चिकना करता है म्यूकस और पानी, याद रखिएगा म्यूकस प्लस पानी। अगला दूध में घुलनशील प्रोटीन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों दूध में जो घुलनशील प्रोटीन होता है वो होता है कैसिनोजन। क्या होता है? कैसिनोजन। अगला जठर म्यूसिन का कार्य क्या होता है? तो देखिए जठर म्यूसिन का कार्य होता है आमाशय की आंतरिक दीवार म्यूकोसा को भोजन के अम्लीयता के प्रभाव से बचाना। अगला आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत। आमाशय से पचा हुआ भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे काइम कहते हैं, याद रखिएगा काइम। अगला है डिओडेनम किनका भाग है या किसका भाग है? तो देखिए डिओडेनम जो होता है ये छोटी आंत का ही भाग होता है, याद रखना। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? अभी मैंने बताया पित्त का रस ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान होता है 7.1 से 8.2 तक। अगला है यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा हेपेटिक कोशिका। अगला है कौन से प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है जो रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन करेक्ट आएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में या किस भाग का हिस्सा है? तो सेरिब्रम जिसको बुद्धि चतुराई का केंद्र बोला जाता है, याद रखिए मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। अगला है दाब, ताप, ठंडा, गर्म का अनुभव कौन करता है? तो याद रखिए थैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अगला है डीएनए का कार्य क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का कार्य होता है सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना
तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। साथियों आप लोग क्लास जरूर लाइक करते चलिएगा। अगला है ट्रेपेनोसोमा यानी निंद्रा रोग, ये किसके काटने से होता है? तो याद रखिए ट्रेपेनोसोमा जो होता है निंद्रा रोग, नींद न आने की बीमारी, ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से होता है, कुत्ते के काटने से। अगला है दिल का दौरा किस कारण से होता है? याद रखिए हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से, यानी जब हृदय में रक्त की आपूर्ति सही रूप से नहीं होता है तो हृदयघात यानी दिल का दौरा पड़ता है। टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है किस प्रकार से? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो है जब निषेचन बाहा होता है और विकास आंतरिक होता है, यही टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना होती है। ठीक है, याद रखिए। अगला है यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर में कान में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए यूस्टेकियन नलिका जो होता है ये मानव शरीर के कान में पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए कान में हवा के दाब को नियंत्रित करना। कौन दिल की धड़कन की दर को कम करता है? तो याद रखिएगा परानुकंपीय तंत्रिका। ये क्या करता है? परानुकंपीय तंत्रिका तो दिल की धड़कन को कम करता है। अगला है रक्तचाप, श्वसन दर और दिल की धड़कन को कौन बढ़ाता है? तो याद रखिए अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र को बढ़ाता है कौन, यानी श्रावण को कौन बढ़ाता है? तो याद रखिएगा परानुकंपीय तंत्रिका ही। ठीक है। अगला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होता है, एक मस्तिष्क होता है जो कि ऐच्छिक क्रिया होता है और एक होता है मेरुरज्जु जो कि अनैच्छिक क्रिया होता है, याद रखना। अगला मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला है कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? तो याद रखना साथियों 12 जोड़ी यानी 24। अगला है डाई एनसीफिरॉल सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? तो याद रखिए अग्र मस्तिष्क का। अगला है डाई एनसीफिरॉल के कितने भाग होते हैं? भाई देखिए डाई एनसीफिरॉल के कितने भाग होते हैं? याद रखिएगा 2 भाग होता है, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। अगला है सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? तो याद रखिएगा पश्च मस्तिष्क का। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो तर्क वितर्क का कार्य करता है, याद रखिएगा सेरिब्रम। अगला है हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य होता है भोजन प्यास को नियंत्रण करना और शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला है इवानोवस्की द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो देखिए रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी, वायरस की। अगला जीरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से। जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट है एजोला एनाबिना का। गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसके द्वारा किया गया था या किया जाता है? तो याद रखिए गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो पिनकस के द्वारा। अगला है दम्मा के रोगियों को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो याद रखिएगा देखिए विलियम और ऑक्सीजन का, माफ करना हीलियम होगा यहाँ, है ना। देखिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। टीबी के चिकित्सा की खोज किसने करी थी? तो याद रखिए रॉबर्ट कोच ने। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आयोडीन फिनॉल, देखिए आयोडीन फिनॉल हेक्साक्लोरोफिन मुख्यतः कौन सी औषधि है? तो ये प्रतिरोधी औषधि होती है, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो याद रखना विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से। अगला त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा एपिडर्मिस। मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? तो साथियों देखिए मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी होती है जबड़े की पेशी। आइरिस का मुख्य कार्य क्या होता है? याद रखिए पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो याद रखिएगा पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों ध्यान दीजिए जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाता है। चाय में लाल रस रोग किसके कारण होता है? याद रखिएगा चाय में लाल रस रोग जो होता है यह हरे शैवाल के कारण होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी घटिया से प्रभावित होता है? तो याद रखना घुटना होगा यहाँ, या घटिया घुटना या घटिया भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा जोड़। ठीक है। टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो लॉक जॉ के नाम से। अगला मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा आंतें।
अगला है जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है किस रूप में? तो साथियों जलीय अपघटन में ऊर्जा जो होती है उष्मा के रूप में मुक्त होती है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? याद रखिएगा विटामिन B12 में, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। अगला है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिएगा राइट आंसर आएगा राइबोसोम में। किस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे अधिक उपयोग करता है? तो देखिए भूखा व्यक्ति जो होता है शरीर के किस भंडार का सबसे अधिक उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन का। जीवाणु को पादप माना जाता है क्यों? देखिए इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए जीवाणु को पादप माना जाता है। अगला है उपापचय की दर सर्वाधिक किस में होती है? तो साथियों उपापचय की दर सर्वाधिक होती है चूहों में, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलोप्सिन में, याद रखिए एमाइलोप्सिन के द्वारा। वायरस कौन से जीव होते हैं? तो देखिए वायरस जो होते हैं ये अकोशिकीय जीव होते हैं, याद रखिएगा। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन। मानव त्वचा बिना छाला पड़े या छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकती है? ठीक है, कितने तापमान तक सह सकती है मानव की त्वचा बिना छाला पड़े? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। कुरिंजी पुष्प, देखिए कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? देखिए ये जो कुरंजी फूल होता है ये 12 वर्ष में केवल एक बार खिलता है और इसका कारण है प्रकाश अवधिल। अगला है मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा सैंडल संधि, है ना। चलिए अगला है हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की वजह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्यों? तो देखिए करेक्ट आएगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन से अधिक होती है इसीलिए। अगला है कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है? तो देखिए कोशिका भित्ति जो है पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? याद रखिएगा सेल्यूलोज की। अगला है शैवाल कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो साथियों शैवाल कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है कवक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? याद रखिएगा काइटिन की। जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा पेप्टाइडोंगालाइकोन की। अगला है कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु, पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु में नहीं पाया जाता, याद रखना। अगला है इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया था? तो देखिए इकाई झिल्ली मॉडल को दिया था डेविड रॉबर्टसन ने। अगला है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या होता है? तो याद रखिएगा राइबोसोम। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो केंद्रक। अगला है पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो साथियों लवक, याद रखना। अगला है रसधानी का कार्य क्या होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रसधानी का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा पानी को संग्रहित करना, ठीक है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कितना उपस्थित होता है? तो 70S, याद रखिएगा। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं ये किसकी बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कण उपस्थित होता है कितना? तो 80S, याद रखिएगा। अगला है यूकेरियोटिक कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। साथियों आज का क्लास बिल्कुल आपको सुपर फास्ट करवा रहे ताकि कम समय में आप लोग सभी क्वेश्चंस जो है वो पढ़ सको। अगला है कोशिका विभाजन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए एक कोशिका से संतति कोशिकाओं का निर्माण होना। अगला है कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार से। एक तो असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन, यानी 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किस में होता है? तो देखिए असूत्री विभाजन जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, अमीबा आदि एक कोशिकीय जीवों में होता है असूत्री विभाजन, ठीक है, याद रखिएगा। आम का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो मध्य फल भित्ति। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं।
अगला सूक्ष्मदर्शी ये प्रयुक्त होता है किसमें? तो याद रखिएगा छोटे वस्तुओं के अध्ययन में। पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता है क्यों? तो देखिएगा शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है इसीलिए। और पेट्रोल की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो उसके ऑक्टेन नंबर से। अगला है धूप में उपयोग होने वाले छात्र का रंग कैसा होना चाहिए, यानी धूप में उपयोग होने वाला जो छाता होता है उसका रंग कैसा होना चाहिए? तो ऊपर से सफ़ेद और भीतर से काला। अगला माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है किसमें? तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। अगला पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो देखिए पृथ्वी जो होता है 1 मिनट में 28 किलोमीटर की एक मिनट में 28 किलोमीटर भ्रमण करती है। कौन सा बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है? तो भाई अभिकेंद्रीय बल, याद रखना। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? याद रखिए सेरिब्रम के द्वारा। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? तो देखिए सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिता देता है, याद रखना। अगला है जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? साथियों 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री का ऐड हो गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा उत्क्षेप बल, याद रखिएगा। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो याद रखिएगा पुतली के द्वारा। अगला है ध्वनि हवा में, देखिए ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा कब? तो याद रखिएगा ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा जब उसकी आर्द्रता है ना, माफ करना यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देखिए आर्द्रता उच्च होगा, जब उसका आर्द्रता उच्च होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आर्द्रता या फिर आवृत्ति इसको हम बोल सकते हैं, जब इसकी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति या आर्द्रता उच्च होगा। अगला है देखिए डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर जो है ये लेंस की इकाई होता है, याद रखना है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक के झुलने की समय अवधि कितनी हो जाएगी? तो याद रखिए 2 गुनी हो जाएगी। अगला है यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए साथियों श्वसन की प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। विटामिन B12 एवं RBC का निर्माण कौन सा खनिज लवण करता है? तो याद रखिए कोबाल्ट। अगला मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है? तो देखिए मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक का कार्य होता है यह भोजन की साथ आने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, याद रखना। देखिए क्रोध, डर, मानसिक तनाव एवं व्यस्तता के समय अत्यधिक स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिए एड्रीनलिन। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? तो याद रखिएगा बॉक्साइड। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधुओं ने किया था। अगला 2 प्राथमिक रंग, एक लाल और एक नीला के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा मैजेंटा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो साथियों उसके तापमान पर। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक छोटा होता है। अच्छा अगला है किसी प्रोग्राम में बग होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम किसी प्रोग्राम में बग है इसका मतलब है कि त्रुटि है, त्रुटि को ही बग कहते हैं। अगला है लोहा और प्रोटीन के मिश्रण से युक्त है कौन सा? तो देखिए लोहा और प्रोटीन के मिश्रण युक्त होता है हीमोग्लोबिन। मनुष्य के गर्दन के बाद स्वास्थ्य जी के दोनों ओर स्वर यंत्र के आधार ताल पर क्या होती है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि। कॉकरोच के कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा 13। शरीर की सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क की सूचनाओं को शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा मेरुरज्जु। यह एक सेतु की तरह कार्य करता है, याद रखना। 2 तंत्रिका कोशिकाएं कभी आपस में नहीं जुड़ी होती है, दोनों के बीच खाली स्थान में क्या होता है? तो याद रखिएगा सिनेप्स। अगला सिनेप्स का कार्य क्या होता है? तो याद रखिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना प्रभावित करना। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो साथियों याद रखिएगा हरगोविंद खुराना ने। बायोप्सी के द्वारा किसकी पहचान की जाती है? तो याद रखिए कैंसर ट्यूब की। अगला है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों मनुष्य का। अगला है कार्ल लैंडस्टीनर ने किस रक्त समूह की खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप A, B और O की, याद रखना। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो दोहरी कुंडली वाला।
मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी, जिसको हम एरोटा बोलते हैं। प्लेटलेट सहायक होती है किसके लिए? जिसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। याद रखिए, रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करता है। अगला, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी में। अगला है, देखिए, हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्वप्नों का। याद रखिएगा, स्वप्नों का। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, मधुमेह नामक बीमारी। लोहे की कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? तो एनीमिया। ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो संयोजी उत्तक का, कनेक्टिव टिश्यू का, यानी ब्लड कैंसर है। अगला है, गोल्जी पिंड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्रावन। याद रखना, गोल्जी पिंड का मुख्य कार्य होता है स्रावन करना। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होता है? यानी जो व्यक्ति शराब पीता है, शराबी ज़्यादातर शराब पीता है, उसमें विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला है, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो साथियों याद रखिएगा, कवक में संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला है, सामान्यतः ठंडे खून वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो देखिए, ठंडे खून वाले जंतु की मुख्य विशेषता होती है कि शरीर का तापमान वातावरण के साथ वो बदलते रहते हैं। अगला है, वसा मानव शरीर में कहाँ संचित होती है? तो याद रखिएगा, वसा मानव शरीर में कहाँ पर संचित होती है? त्वचा में। और वसा जो होता है ना, देखिए ये वसामय उत्तक का वसा जो होता है ये कहाँ पर, याद रखिएगा, कहाँ पर संचित होता है? तो बिल्कुल त्वचा में। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान क्या है? तो याद रखिएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पर देखिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। याद रखना। दूध का खट्टा होना किस अम्ल के कारण होता है? तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला है, क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा रक्त जमाव से। जगत वर्गीकरण को किसने दिया था? तो जगत वर्गीकरण का सिद्धांत माफ करना, व्हिटेकर ने दिया था। याद रखिएगा RH व्हिटेकर ने। अगला, अग्नाशय क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है ये। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो अग्नाशय होता है। और याद रखना, अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय ग्रंथि। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने। ग्वाइटर बीमारी ये किससे संबंधित है? तो साथियों गले से। याद रखना। घाव का देरी से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो भाई विटामिन सी की कमी से। पुरुषों में हृदय का वजन कितना होता है? तो साथियों 300 ग्राम। और महिलाओं में हृदय का वजन कितना होता है? तो 250 ग्राम। याद रखना। किस प्रक्रिया के द्वारा, देखिए, केक, ब्रेड, अल्कोहल आदि का निर्माण किया जाता है? तो किण्वन। याद रखिएगा, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। मांसपेशियों में किस अम्ल की जमाव के कारण जलन एवं दर्द की अनुभूति होती है? तो याद रखिए लैक्टिक अम्ल के कारण। कौन पेशी को अस्थि से जोड़ता है? तो याद रखना टेंडन। और कौन अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से? तो लिगामेंट्स। याद रखिएगा। लसिका ये किसका बना होता है? तो देखिए लसिका जो होता है ये प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं से बना होता है। एक कोशिकीय स्तर का विकास होता है किस पर? तो याद रखिए एक कोशिकीय स्तर का विकास होता है प्रोटिस्टा स्तर पर। याद रखना। अगला है, बहुकोशिकीय स्तर का विकास होता है किस पर? तो पोरीफेरा स्तर पर। अगला है, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो याद रखिए विटामिन ए। अगला है, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो साथियों केसिन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। पेसमेकर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो एवी नूडल्स। याद रखना। अगला, महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, इसमें से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन। अगला है, ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो गाय से दूध निकालने के लिए। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है, इसमें प्रभावित होता है क्या? तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो भाई लाल रक्त कणिकाएं। अगला है, रक्त मित्रों को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा हीमोस्टेसिस। अगला, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो याद रखिए जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20। और अंतिम क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज। साथियों आज मैंने बहुत ही सुपर फास्ट आपको ये क्लास करवाया है ताकि आप लोगों का समय बचे।
और अभी एमपी पुलिस का पेपर चल रहा है, बिहार पुलिस का पेपर होने वाला है। एमपी पुलिस में बहुत ज़्यादा बायोलॉजी का पेपर, बायोलॉजी से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आज का ये क्लास आप लोग पूरा जरूर देख लेना, एक बार में नहीं तो 2 बार देख लेना, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैंने 201 क्वेश्चन आपको करवाया है। तो कंप्लीट एक बार फिर से देख लेना ताकि सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाए। साथियों, क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और क्लास को लाइक कर देना। नए साथी कोई भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट सभी को, वंदे मातरम।